जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नई पुस्तक समीक्षा की। इस पुस्तक का नाम है दोस्तों नेहरू बनाम सुभाष और ये पुस्तक लिखी है रुद्रांशु मुखर्जी जी ने। दोस्तों, इस पुस्तक की समीक्षा को प्रारंभ करें उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि मैंने अपनी जो पहली पुस्तक समीक्षा थी उसमें एक बड़ी ही मजेदार पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर लिखी गई है भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट शिव शंकर मेनन जी द्वारा। उस पुस्तक का नाम है चॉइसेस का रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, जा करके आप उस पुस्तक का रिव्यू देख सकते हैं। दोस्तों, आइए फिलहाल इस बुक की बात करते हैं। इस बुक का नाम जैसा कि मैंने बताया नेहरू बनाम सुभाष, रुद्रांशु मुखर्जी जी द्वारा लिखी गई। दोस्तों, इस पुस्तक के राइटर के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो पुस्तक के राइटर रुद्रांशु मुखर्जी जी दोस्तों अशोका विश्वविद्यालय के कुलपति एवं इतिहास के प्रोफेसर हैं। पूर्व में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी अध्यापन कार्य किया हुआ है तथा वे बाहर के यानी कि अब्रॉड विदेश के विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाने के लिए जाया करते हैं, जैसे कि मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता क्रूज विश्वविद्यालय में भी इन्होंने अध्यापन कार्य किया हुआ है। ये समय समय पर वहां पर जाकर के पढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, रुद्रांशु जी ने द टेलीग्राफ के संपादकीय पृष्ठों के ये संपादक भी रहे हैं और इनके परामर्शदाता के भूमिका में अभी भी ये रहते हैं। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं और बहुत सी पुस्तकों का संपादन भी रुद्रांशु सर ने किया हुआ है। और इन पुस्तकों की बात करें जो उन्होंने लिखी है तो उन पुस्तकों में मुख्य है अवध इन रिवोल्ट 1857 to 1858 और स्टडी ऑफ पॉपुलर रेसिस्टेंस, और नेक्स्ट है स्पेक्टर ऑफ वायलेंस द 1857, नेक्स्ट कानपुर मैस्क्रेट्स तथा द पेंगुइन गांधी रीडर। ये सब इनकी पुस्तकें हैं जो रुद्रांशु सर ने लिखी हैं। बड़े ही शानदार राइटर हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। अब अगर मैं नेहरू बनाम सुभाष की बात करूं तो इस बुक का प्रारंभ करने से पहले आप नेहरू बनाम सुभाष जो टाइटल है उससे एक चीज समझ रहे होंगे कि ये दो व्यक्तियों के लाइफ की जर्नी के बारे में है। साथ ही उन दोनों व्यक्तियों का योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से रहा, कांग्रेस के अंदर उन्होंने किस तरह की भूमिकाएं निभाई, उन सभी को इस पुस्तकों के अंदर दिखाया गया है। और मुख्य तौर पे इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उन दोनों के आपसी रिश्ते यानी कि नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी के आपसी रिश्ते कैसे रहे थे, इस पुस्तक के अंदर ये चीज बहुत ही विस्तार पूर्वक बताई है। साथ ही जैसे सुभाष चंद्र बोस जी की जर्मन प्रेमिका और बाद में उनकी पत्नी बनी एमिली शेंकल जी के बारे में बहुत अच्छे से सुभाष चंद्र जी के साथ उनके कैसे रिश्ते थे उसको बताया गया। साथ ही कमला नेहरू जी जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी थी, उनका पति पत्नी का कैसा रिश्ता था, किस तरह से क्या चीजें चली, वो सभी के बारे में। साथ ही गांधी जी को केंद्र में रख के और कांग्रेस को केंद्र में रख के इन दोनों नेताओं की भूमिका का वर्णन इस पुस्तक के अंदर विस्तार पूर्वक किया गया है। दोस्तों, इस पुस्तक समीक्षा का प्रारंभ करें उससे पहले कुछ चंद लाइनें हैं इस पुस्तक की मैं पढ़ूंगा और आप इससे इस पुस्तक की थोड़ी सी गंभीरता समझेंगे। दोस्तों, कांग्रेस के भीतर की बात चल रही है। कांग्रेस 1858 में गठन हुआ, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। कांग्रेस के भीतर जो लोग गांधी के समीप थे उन्होंने अक्सर ही उन युवा नेताओं को दूर रखने की राजनीति की थी जो कि कांग्रेस पर उनके और गांधी के नियंत्रण को चुनौती दे सकते थे। दोस्तों, जवाहरलाल और सुभाष दोनों ही इस तरह की राजनीति के कई बार शिकार भी हुए थे। इस तरह के हथकंडों पर उन्होंने अलग अलग तरह से व्यवहार किया। जैसे देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने तो समझौता किया लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी विद्रोही बने। उनकी यही भिन्नताएं प्रक्रियाएं गांधी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के प्रति उन लोगों का विषम दृष्टिकोण दर्शाती हैं। दोस्तों, ये दोनों ही नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी गांधी की प्रशंसा और सम्मान किया करते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस गांधी के प्रभाव और नियंत्रण के सामने पूरी तरह से समर्पित नहीं थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी की आलोचना तो जरूर करते थे पर वे उन पर निर्भर रहते थे। इसके साथ ही गांधी जी ने जवाहरलाल को अपने चयनित उत्तराधिकारी के रूप में देखा, लेकिन इस पुस्तक के अंदर देखेंगे कई बार जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहे। उसके बावजूद गांधी जी ने उनको हमेशा एक प्रायोरिटी दी कंपेयर देन सुभाष चंद्र बोस के, और इस पुस्तक के अंदर वो सभी चीजें स्पष्ट तौर पर दिखती हैं।
तो दोस्तों इस पुस्तक के चैप्टर्स की बात करें तो इस पुस्तक के अंदर टोटल 7 चैप्टर समाहित किए गए हैं और सातों चैप्टर में से एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर है विकास की यात्रा। विकास की यात्रा इस चैप्टर के अंदर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के बचपन से लेकर के पढ़ाई लिखाई, उसके बाद ग्रेजुएशन, लंदन से आना, भारतीय राजनीति के अंदर कांग्रेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना और अवध में किसानों की समस्याओं को लेकर के जवाहरलाल नेहरू जी की जो स्वतंत्रता संघर्ष के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी, उन सभी चीजों का वर्णन विकास की यात्रा वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से किया गया है। गांधी जी से जब वो मिलते हैं उन सभी चीजों को विस्तार पूर्वक इस चैप्टर के अंदर बताया गया। साथ ही पैरेलल एक और कहानी चलती है कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस जी की। सुभाष चंद्र बोस जी कलकत्ता से कैसे वहां से वो मैट्रिक पास होते हैं, उसके बाद फिर वो किस तरह से आगे बढ़ते हुए विदेशों में जाकर के आईसीएस में वो उस समय 4th रैंक करते, यानी कि अंग्रेजों की जो आईसीएस परीक्षा थी उस परीक्षा में ऑल ओवर उनकी 4थी रैंक थी। उसके बाद उनके बचपन, उनके स्कूल कॉलेज के जो लड़ाई झगड़े थे, किस तरह से प्रतीकात्मक रूप से ही सही लेकिन एक अंग्रेज प्रोफेसर को उन्होंने कलकत्ता में पीटा था, और ये बात प्रतीकात्मक रूप से इसमें समझाई गई है, आप उसमें खुद समझ जाएंगे। उनकी छोटी छोटी शरारतें और फिर कांग्रेस के अंदर आना, भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में इन्वॉल्व होना और कांग्रेस में उनकी सक्रियता किस तरह से होती है, ये सभी चीजें विकास की यात्रा के अंदर बताया गया है। दूसरा चैप्टर है दोस्तों राजनीति में दीक्षा। दोनों ही कैरेक्टर नेहरू जी और सुभाष जी दोनों राजनीति के अंदर किस तरह से दीक्षित होते हैं, किस तरह से उनकी विकास यात्राएं जब वो एडल्ट होते हैं तो राजनीति में वो किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वही उस समय राजनीति का बहुत बड़ा साधन था, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर किस तरह से वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं, भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में आते हैं और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के स्वतंत्रता संग्राम में वो किस तरह से संलग्न होते हैं। इस सभी चीजों का विस्तार पूर्वक वर्णन पार्ट 2 में यानी कि चैप्टर 2 में किया गया है, राजनीति में दीक्षा नाम के चैप्टर में। एंड तीसरा है दोस्तों कांग्रेस में संलग्नता। कांग्रेस में संलग्नता मुख्य तौर पर दोनों कैरेक्टर्स यानी कि सुभाष जी और नेहरू जी। सुभाष जी को आप सुभाष बाबू में कई बार इस वीडियो के अंदर बोलूंगा, तो बड़े मुझे प्यारे कैरेक्टर लगते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, इसलिए उनको सुभाष बाबू और नेहरू जी को नेहरू जी के नाम से मैं संबोधित करूंगा, तो आप समझ जाइए। कांग्रेस के अंदर इन दोनों कैरेक्टर की जो संलग्नता होती है, किस तरह से समय समय पर, जैसे 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर भारत का पहला स्वतंत्रता का झंडा 1930 में जब उन्होंने रावी नदी के तट पर 1929 की मध्यरात्रि थी तो उन्होंने जब फहराया था, उन सभी चीजों का इस चैप्टर नंबर 3 में कांग्रेस में निमग्नता में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। उन्होंने नेहरू जी ने किस तरह से कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए अपने कार्यकाल को किस तरह से पूरा किया, उन्होंने अपनी नीतियों का कार्यान्वयन किस तरह से कांग्रेस के अंदर किया, ये सभी चीजें इस चैप्टर के अंदर मिल जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ त्रिपुरी अधिवेशन में किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं सुभाष बाबू, और सुभाष बाबू के 1939 में कांग्रेस से हट करके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना, उसके बाद इन सभी चीजों का और कांग्रेस के अंदर रहते हुए वो किस तरह से कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी उसके विरोधों का वो सामना करते हैं गांधी जी के नेतृत्व में, वो सभी चीजें इस वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से दर्शाई गई है। दोस्तों चैप्टर नंबर 4 है 2 महिलाएं और 2 पुस्तकें। दोनों अपनी अपनी बायोग्राफीज लिखते हैं, इंडियन स्ट्रगल लिखते हैं सुभाष बाबू और नेहरू जी अपनी बायोग्राफी लिखते हैं। उसके बाद 2 महिलाएं, मतलब 2 कैरेक्टर अगर मेल के हैं तो फीमेल के भी इन दोनों व्यक्तियों के जीवन की जो अपनी पर्सनल कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे सुभाष बाबू की एमिली शेंकल जो कि जर्मन इनकी गर्लफ्रेंड थी, बड़ी प्यारी और क्यूट सी स्टोरी है। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर वैसे तो कई मूवियां बनी हैं, आप चाहें तो मूवीज के अंदर जाकर के उस कहानी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब पुस्तक समीक्षा है और वीडियो कम अवधि का रखना है, इसलिए बहुत सारी कहानियों का जिक्र मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा एमिली शेंकल जो उनकी प्रेमिका थी वो बाद में उनकी पत्नी बनी, और जर्मन कानून के अगेंस्ट जाते हुए सुभाष बाबू ने किस तरह से एमिली शेंकल जी से विवाह किया और उसके बाद उनसे अनीता बोस नाम से एक पुत्री भी पैदा हुई। उन सभी चीजों का वर्णन इस चैप्टर के अंदर विस्तार पूर्वक किया गया है। साथ ही जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी कमला नेहरू जी किस तरह से इलाहाबाद जाती हैं। मोतीलाल नेहरू जी ने बाकायदा अपने बेटे के लिए उनको, मतलब अपने बेटे से बातचीत करने लायक
बनाने के लिए किस तरह से उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया जाता है कमला नेहरू जी का, वो सभी इस चैप्टर के अंदर विस्तार पूर्वक समझाया गया है। जैसा मैं कह रहा हूं ना कि कमला नेहरू जी का प्रशिक्षण करवाया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी से बात या बिहेव करने के लिए। तो ये सच है कि इस पुस्तक के अंदर सेम हूबहू यही सब बातें लिखी गई हैं। और साथ ही अगर इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, 2 महिलाएं और 2 पुस्तकें, इसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें जो कि बहुत लोगों को नॉर्मली नहीं पता है, वो सभी चीजें यहाँ पर आपको पता चलने वाली हैं। दोस्तों 5वां चैप्टर है पार्टी के अध्यक्ष। पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के अंदर दोनों अपनी अपनी अध्यक्षता के दौरान क्या क्या करते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं इन दोनों अध्यक्षों के कार्यकाल में घटती हैं, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, इन सभी चीजों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। देखिए कांग्रेस की अध्यक्षता को लेकर के जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, जब नेहरू जी अध्यक्ष बना करते थे कांग्रेस के, तो बहुत सहज होकर के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स काम किया करते थे। वहीं जब सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बनते थे तो पता नहीं क्यों उनकी नीतियों से गांधी जी के अंदर भी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स के अंदर भी एक असहमति का भाव कहीं न कहीं नजर आता था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ सुभाष चंद्र बोस जी की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई साहब अपनी संपत्ति सुभाष चंद्र बोस जी के नाम लिख चुके थे और उन्होंने कहा था कि तुम मेरी संपत्ति का उपयोग देश की सेवा के लिए करना। तो कई बार पटेल जी उनसे खफा रहते थे इस बात को लेकर के। हालांकि बाद में शायद सुभाष जी ने उस संपत्ति को ट्रांसफर भी किया था। इन सभी बातों का इस चैप्टर के अंदर विस्तार पूर्वक खुलासा हुआ है। पार्टी का अध्यक्ष बनने पर सुभाष चंद्र बोस जी को अपने ही देश के एक राष्ट्रपिता की पदवी उस समय प्राप्त कर चुके गांधी जी के विरोध का सामना किस तरह से करना पड़ता था, इन सभी चीजों का वर्णन इस पुस्तक के अंदर किया गया है। सॉरी दोस्तों, क्या हुआ कि जब हम वीडियो शूट कर रहे थे वैसे ही बड़ी तेज से बारिश आई और मुझे भागना पड़ा, इसलिए बीच में थोड़ा सा व्यवधान के लिए माफी चाहूंगा। दोस्तों हम 6ठे चैप्टर के अंदर अब पहुंचने वाले हैं। पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हमने 5वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया रिव्यू के लिए। अब हम 6ठा चैप्टर की बात करेंगे और 6वां चैप्टर, चलिए यहाँ आराम से बैठ जाते हैं। अब आप लोग आराम से देखिए। चलिए 6ठे चैप्टर बात करते हैं। 6ठे चैप्टर का नाम है मित्रता का अंत। दोस्तों मित्रता का अंत क्या है कि कांग्रेस की अध्यक्षता को लेकर के सुभाष बाबू और नेहरू जी के अंदर बहुत सारी आपसी वैमनस्यता का संचार हो गया था एक दूसरे के बीच। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को लेकर के या कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के कई बार सुभाष बाबू जवाहरलाल नेहरू जी की तीखी प्रतिक्रिया का शिकार बन जाते थे और गांधी जी कई बार उनकी नीतियों से असंतुष्ट रहा करते थे। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गांधी जी सुभाष बाबू के काम को पसंद नहीं किया करते थे। इसलिए दोनों की मित्रता जो बहुत अच्छी हुआ करती थी जब तक वो पार्टी के अध्यक्ष बन रहे थे, यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन रहे थे। लेकिन हाँ, उसी चैप्टर, जब चैप्टर नंबर 5 आप पढ़ रहे होंगे तो उस चैप्टर के अंदर ही एक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा कि इनकी मित्रता कुछ तीखे प्रतिक्रियाओं के द्वारा जो एक दूसरे को लेटर या लिख करके दर्शा रहे थे, उससे इनकी मित्रता बड़ी संकट में थी। लेकिन 6ठे चैप्टर में जब आएंगे तो देखेंगे कि कुछ बातें जिनको मैंने अभी तक आपको बताया, उन वजहों से इनकी मित्रता धीरे धीरे ऐसा लगता है कि खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों उस टाइम जो ये लेजेंड लोग हैं, नेहरू जी, सुभाष जी, जिनकी हम बात कर रहे हैं, उस टाइम की मित्रता का खत्म होना और आज की मित्रता का खत्म होने में दोनों में बहुत गैप था। आज मित्रता जो होती है, एक होता है देखिए मतभेद, एक होता है मनभेद। आज जैसे ही लोगों में मतभेद होता है, मनभेद करने में उन्हें चंद मिनट लगते हैं। लेकिन उस वक्त कांग्रेस के अंदर और नेहरू जी और सुभाष जी दोनों में मतों का भेद जरूर हुआ करता था, लेकिन मन का भेद कभी नहीं हुआ करता था। मन का भेद ऐसे नहीं हुआ करता था। एक बार कमला नेहरू जी को जब लेकर के यूरोप गए थे जवाहरलाल जी, तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने वहां हॉस्पिटल के अंदर काफी मदद की थी, इवन कि उनके साथ वो रहा करते थे। तो इस तरह की मित्रता उस समय हुआ करती थी। लोग मतभेद रखते थे, मनभेद नहीं। तो इसलिए मित्रता का अंत होना, आप सिर्फ समझिएगा कि मतभेद उनके अंदर जो है, उन दोनों में मतभेद काफी गहरा गया था, मतभेद की खाइयां काफी चौड़ी हो गई थी। फिर दोस्तों 7वां चैप्टर आता है। 7वां चैप्टर का नाम है पुनः मित्रता। अंतिम में एक दूसरे के विचारों को लेकर के वो उनमें सहमति नजर आती है।
जब आप पाएंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। क्या आप जानते हैं कि 1952 में जो उन्होंने योजना आयोग का गठन किया था भारत के विकास कार्य का एक पूरा ढांचा बनाने के लिए, वो योजना आयोग विचार ही था सुभाष चंद्र बोस जी का। और राष्ट्रीय विकास परिषद नाम से राष्ट्रीय विकास परिषद नाम से समथिंग ऐसे एक संस्था थी, जिसको मैं थोड़ा सा अगर स्किप कर रहा हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर, मतलब मैं भूल रहा हूँ तो याद दिलाना। उसकी इवेंट की स्थापना करने पर सुभाष बाबू ने अध्यक्ष नेहरू जी को बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि सुभाष बाबू के कार्यों का, उनके विचारों का इम्प्लीमेंटेशन जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री जब भारत के बनते हैं तब करते हैं। और भारी औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के समर्थन में सुभाष बाबू हमेशा रहा करते थे। तो जो आप औद्योगिक क्रांति या बड़े उद्योगों को लगाना आप स्वतंत्रता के जस्ट बाद देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे होते हैं, दरअसल में सेम विचार सुभाष बाबू के। तो उन दोनों में मनभेद बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों ये नेहरू बनाम सुभाष पुस्तक बड़ी ही लाजवाब, बड़ी ही जबरदस्त पुस्तक है, जिसकी समीक्षा अभी आप देख रहे हैं, जिसको मैंने बड़े ही विस्तार पूर्वक जो भी इस पुस्तक के अंदर समाहित है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ये पुस्तक समीक्षा आपको कैसी लगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करवाइएगा और इस पुस्तक को आप मार्केट से खरीद करके जरूर पढ़िएगा। बड़ी ही लाजवाब, बड़ी ही जबरदस्त किताब है। लोगों में ऐसी भ्रांतियां रहती हैं कि सुभाष बाबू और नेहरू जी एक दूसरे के दुश्मन थे, दुश्मन टाइप का ट्रीट करते थे, या अन्य जो भ्रांतियां लोगों के मन में व्याप्त थी, उस सभी भ्रांतियों को दूर करेगी ये किताब नेहरू बनाम सुभाष, जिसको लिखा है रुद्रांशु मुखर्जी जी। दोस्तों नेक्स्ट पुस्तक जिसकी हम समीक्षा करने वाले हैं वह पुस्तक है जंगलनामा। जंगलनामा दोस्तों एक पूरी बड़ी पुस्तक है, जिसका एक छोटा सा अंश है मेरे पास, जिसको मैंने अभी हाल ही में पढ़ के समाप्त किया। जिसको खरीदा तो मैंने आज से 6-7 साल पहले प्रयागराज में था, और उस पुस्तक को अभी हाल ही में मैंने पढ़ा था। जंगलनामा एक बहुत मोटी किताब है, बहुत जबरदस्त किताब लिखी गई है। ये किताब जंगलनामा छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों में आदिवासियों का पर्यावरण को किस तरह से आदिवासी संरक्षित करते हैं उस पर एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। उसका छोटा सा अंश जंगलनामा एक राजनीतिक समीक्षा मैंने पढ़ी है, जिसका रिव्यू नेक्स्ट पुस्तक रिव्यू में आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं और इस पुस्तक को आप लोग मंगवा करके जरूर पढ़ें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की।